हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग जानते हैं विटामिन के नाम से। देखिए, बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस में जो हम लोग इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बट ये जो टॉपिक है ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है और ये कुछ ज़्यादा ही अलग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हम लोग सभी को, लगभग जितने हमारी कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, एक्चुअल में हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियंस या इंडिया में इस टॉपिक का कुछ ज़्यादा ही अलग ही महत्व है। गांव घर में भी किसी ने सुना होगा, उसको कमजोरी हो गई, एक विटामिन दे दो यार, विटामिन के टैबलेट दे दो, गोली दे दो। जैसे विटामिन खाने के बाद पूरा फौलाद बन जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी, पूरी बाइसेप्स फुल जाएगी। ऐसा जनरल कंसिडरेशन होता है हमारे यहाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन, वो कुछ अलग ही टॉपिक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, डेली नॉर्मल लाइफ से भी, और हमारे जो एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक क्लासेस हैं या कंपटीशन एग्जाम है, उसके इंपॉर्टेंस के व्यू से तो है ही, उसके व्यू से तो भी है ही इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आज हम लोग विटामिन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विटामिन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कहानियां सुनाता हूं, ऐसे जनरली समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें आएंगे, आप समझते चलना। जब एंशिएंट टाइम था, जब मेडिकल डिपार्टमेंट में जो था वो इतना इन्वेंटेड नहीं था, इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उसी समय जस्ट जो है इस बात की चर्चा, डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। इतना सा तो रिसर्च हो गया था कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारे बॉडी के सेल की ग्रोथ के लिए एंड इवोल्यूशन के लिए जो है वो बायोमोलिक्यूल्स की नीड थी। यानी हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। और उन बायोमोलिक्यूल्स में मेनली जो है हम लोग जो यूज जान चुके थे वो था, दैट इज 3 बायोमोलिक्यूल्स। एक था कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन है लिपिड, एंड थर्ड वन था प्रोटीन। यानी कि अगर आपकी बॉडी की सेल की ग्रोथ करवानी हो, आपकी बॉडी का सेल का अगर ग्रोथ एग्जिस्ट रखनी है, सेल को जिंदा रखना है, सेल का में इवोल्यूशन होना है, तो लगभग इन 3 बायोमोलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। इसमें आप अमीनो एसिड भी जान सकते हैं, हालांकि दोनों अलग चीजें हैं, और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है। ये तीनों बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ भी चुके हैं। बट उसी समय इन्वेंशन जारी था, मेडिकल जो डिपार्टमेंट था वो आगे बढ़े जा रहा था, तो उसी समय ऐसा रिसर्च के ड्यूरिंग हमें पता चला कि नहीं, हमारा जो सेल्स है, बॉडी के जो सेल्स हैं, इन 3 बायोमोलिक्यूल्स के अलावे भी हमारे बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो कि सेल्स की ग्रोथ एज वेल एज इसके इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली इस चीज को प्रैक्टिकल जो था वो रैट पे किया जा रहा था, चूहे पे। उस प्रैक्टिकल में हमें पता चला कि सेल्स की ग्रोथ के लिए एक्सेप्ट ऑफ दिस ट्राई मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट ऑफ दिस 3 मॉलिक्यूल्स, वी हैव नीड अनदर सम बायोमोलिक्यूल्स आल्सो। कुछ इसके अलावा भी कुछ बायोमोलिक्यूल्स की नीड है जिससे कि सेल ग्रोथ होता है। केवल इन्हीं तीनों की सप्लाई करना, अगर आपकी बॉडी में सारे विटामिन की सप्लाई बंद कर दिया जाए, सारे मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दिया जाए और केवल ये 3 मॉलिक्यूल्स दिया जाए, तो आप जीवित नहीं रहेंगे, सेल की ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं होगी। तो उस समय एक साइंटिस्ट का नाम था, मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा, आप याद रखना, उनका नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस नाम था। इन्होंने बताया कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स की नीड है आपकी सेल्स की, ह्यूमंस के सेल्स की ग्रोथ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स की ग्रोथ के लिए, उस एलिमेंट्स को इन्होंने नाम दिया एक्सटर्नल एलिमेंट्स। क्या उसको नाम दिया गया? एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स या एक्सटर्नल एलिमेंट्स, उसको नाम दिया गया उसमें। अब ये तब तक था जब तक हमें ये नहीं पता चला था कि वो मॉलिक्यूल्स है क्या एक्चुअल में। जरूरी तो था, हॉपकिंस ने खोज लिया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट। एक्चुअल में देखिए, विटामिन की खोज में भी बहुत सारी लड़ाई है कि मैंने खोजा, लेकिन किन्होंने, किनका नाम कंपटीशन एग्जाम में आता है और सही होता है वो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में।
सबसे पहले हॉपकिंस ने ही बताया कि सेल्स की ग्रोथ एंड इवोल्यूशन के लिए कोई अनदर फैक्टर की जरूरत है, जिसको उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर बोला या एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स बोला, नाम दिया। रिसर्च जारी रही, खोज जारी रहा। आगे चल के एक और साइंटिस्ट, लगभग ये बात है 1913 की, कब, 1913 की, साइंटिस्ट का नाम था फंक। क्या नाम है इनका? फंक। याद रखना, ऐसे इंग्लिश में फंक का मतलब होता है बदबूदार, बदबू, गंध देने वाला, लेकिन ये साइंटिस्ट इतने सुगंध फैलाए, इन्होंने विटामिन की सबसे पहले खोज की। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने 1913 में खोज की। आपको याद रखना, नोट्स में लिख लेना। तो लगभग 1913 में फंक ने बताया कि जो वो मॉलिक्यूल्स, जो आप एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्चुअल में अमाइंस ग्रुप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या हैं? दे आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। वो क्या है? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि किस ग्रुप के हैं? अमाइन ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के हैं सर? अमाइन ग्रुप। जैसे अमीनो एसिड होता है ना अमाइन ग्रुप्स के, और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइन ग्रुप्स के। तो फंक ने ही इसको उस समय इसको नाम दे दिया विटामिन्स। क्या नाम दे दिया? विटामिन नाम दे दिया इसको। क्या नाम दे दिया? विटामिन। क्यों? क्योंकि ग्रीक वर्ड में इसमें दो वर्ड है, वाइटा। वाइटा का मतलब होता है लाइफ। क्या इसका मीनिंग होता है? लाइफ। और अमाइन ग्रुप था ही, सेकेंड वाला ग्रुप क्या था? अमाइन ग्रुप था ही। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा विटामिन। लास्ट में ई लगाया हुआ है। चलो जी, उस समय तक ये बात ठीक थी। फंक ने बता दिया कि अब ये जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग विटामिन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही रिसर्च और आगे बढ़ा तो पता चला, तब और रिसर्च बढ़ी तो इनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो सारे के सारे अमाइंस ग्रुप के हैं ही नहीं। अमाइंस ग्रुप के तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं और सब किसी और ग्रुप के हैं। अब यहां और लफड़ा लग गया कि अगर ये अमाइंस ग्रुप के सब है ही नहीं तो इनको विटामिन क्यों कहेंगे? विटामिन लगा हुआ है ना, विटामिन क्यों कहेंगे? फंक का भी सर चकरा गया, बोले ये तो बात सही है यार। तो इसीलिए लेटर ऑन सभी बाद में सभी साइंटिस्टों और भी जो ग्रुप थे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सभी अमाइन ग्रुप के नहीं है। तो अब नया नाम किधर सोचते चले? सटीक नाम में बैठ ही रहा था, वाइटा का मतलब लाइफ है, अमाइन बैठ ही रहा था। एक काम करो, इसी में कुछ तोड़ मरोड़ देते हैं, उसी को नाम रख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस जो स्पेलिंग है उसमें से लास्ट से ई हटा दिया। क्या किया? ई हटा दिया, तो बन गया विटामिन। ई हट गया तो अमाइन ग्रुप हट गया ना सर। अब ये अमाइन रहा ही नहीं, अब हो गया ये विटामिन। और तब से इसको अब हम लोग जानते हैं कि ये विटामिन है। आज तक इसको विटामिन ही कहते हैं। तो इसकी इन्वेंशन किसने की? फंक ने 1913 में। इसको याद रखना आप। अब विटामिन जो होते हैं, विटामिन आर द इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर ऑफ अवर बॉडी एज अ न्यूट्रिएंट इन वेरी फ्यू अमाउंट। हमारे बॉडी को जो है विटामिन बहुत ही फ्यू अमाउंट में पर डे बॉडी के सेल्स की ग्रोथ के लिए एंड इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर होता है। बहुत ही फ्यू अमाउंट में रिक्वायर होता है एज ए न्यूट्रिएंट। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन की नीड है, वैसे विटामिन की भी नीड होती है एज ए न्यूट्रिएंट, लेकिन बहुत ही फ्यू अमाउंट में। इसीलिए इसको जो है माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो एलिमेंट्स बोला जाता है हमारी बॉडी के लिए। माइक्रो मतलब फ्यू, छोटा, और ये सारे जो हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी इसको बोला जाता है। माइक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत फ्यू अमाउंट में नीड होती है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है नेचुरली।
तो अब इसको हमें एक्सटर्नली डाइट के थ्रू जो है वो इनटेक करना पड़ता है। इट कांट सिंथेसाइज, विटामिन कांट सिंथेसाइज नेचुरली इन आवर बॉडी। विटामिन जो हमारे बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए हमें इसे डेली डाइट में लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि कई प्रकार के डाइट लो, ताकि सब में कुछ ना कुछ विटामिन प्रेजेंट होगा और जिससे आपको मिलेगा। क्योंकि विटामिन नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में लॉट ऑफ सिम्टम्स दिखने लगेंगे। कितनो प्रोटीन खा लो, कितनो कार्बोहाइड्रेट खा लो, क्योंकि बॉडी में आपको नेचुरली सिंथेसाइज होगा ही नहीं। कुछ फ्यू ऑफ अमाउंट्स ऑफ विटामिन जो होते हैं वो लीवर में एज वेल एज आपके इंटेस्टाइन के कोलोन में सिंथेसिस होता है, जो कि उसमें आता है विटामिन के। कौन सा आता है सर? विटामिन के आता है। जो फ्यू अमाउंट्स बैक्टीरिया जो होते हैं कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वही इसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक की थेरेपी आपको चल रही है ना, तो ये भी वहां बैक्टीरिया मर जाता है इंटेस्टाइन में और फिर सिंथेसिस होता नहीं, तो उस कंडीशन में फिर आपको एक्सटर्नली लेना होता है। इसीलिए जो है डेली के डाइट में हमें विटामिन की जरूरत होती है, पर डे की डाइट में हमें विटामिन की जरूरत होती है। अब ये जो विटामिन मैंने बताया कि ये हमारे बॉडी में नेचुरली सिंथेसिस नहीं होते हैं, पर डे रिक्वायरमेंट भी है डेली अमाउंट में। विटामिन वो पार्ट्स है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि ह्यूमंस को हो सकता है कि जिस विटामिन की रिक्वायरमेंट हो, कई सारे ऑर्गेनिजम्स को उस विटामिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कोई विटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन सी। क्या बोला जाता है इसको? विटामिन सी बोला जाता है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन, बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विटामिन, जो विटामिन हमें नीड हो, विटामिन अनदर ऑर्गेनिज्म को भी नीड हो। इतनी सी बात आपको समझ में आई? ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑरिजिनेट हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट वन पार्ट आपको मैं बताने वाला हूं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, कि विटामिन को क्लासिफाई कैसे किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन की जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी, विटामिन की सर जो क्लासिफिकेशन है, वो विटामिन की क्लासिफिकेशन इनके बायोलॉजिकली और केमिकली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग किया गया है। विटामिन आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी। विटामिन को कैसे क्लासिफाई किया गया है? इनके बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी के बेस्ड पे। अब ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि विटामिन वर्क कैसे कर रहा है, विटामिन फंक्शनली कैसे है। सपोज दैट कि विटामिन खट्टा है, टेस्ट में खट्टा, अगर कोई खट्टी चीजें हम ले रहे हैं जैसे नींबू, तो बायोलॉजिकली वो कैसा है? सिट्रस है, खट्टा फ्रूट है। तो जो खट्टे होंगे उनमें विटामिन सी होगा। बायोलॉजिकली एक्टिविटी के बिहाफ पे उसको बांट दिया गया। उसमें केमिकल्स जो था वो सिट्रस प्रेजेंट था, इसलिए उसको विटामिन सी के कैटेगरी में रखा गया। अब जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सब में विटामिन सी होगा। इनकी कोई क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं किया गया। किसके बिहाफ पे नहीं किया गया? स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो है इनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुई? बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी के बिहाफ पे, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से फंक्शनलाइज है। और इनके इस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन, इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी के बिहाफ पे, बेस पे विटामिन को जो है वो दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे पार्ट को बोला जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी विटामिन को दो पार्ट में बांटा गया है। अब ऐसा देखें कि हमारे जो यूनिवर्सली क्लासिफिकेशन, ऐसे और भी बुक्स देखेंगे तो किसी में 19, किसी में 15 ऐसे विटामिन दिख सकते हैं। यूनिवर्सली अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें विटामिन की, तो विटामिन जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में 13 विटामिन अवेलेबल हैं। कितने विटामिन हैं सर? 13, ओनली 13 विटामिन जो हैं अवेलेबल हैं हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे बॉडी के लिए
इसेंशियल है। दो पार्ट में बांटा गया इनको, फैट सोल्यूबल एज वेल एज वाटर सोल्यूबल। मैं जरा यहां पे पिक से आपको समझाऊंगा। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन दोज विटामिन विच आर सोल्यूबल मिक्सिबल इन द फैट, मतलब कि वैसे विटामिन जो फैट के फैटी डाइट में भी प्रेजेंट होगा, ऐसे विटामिन जो फैट सोल्यूबल होगा वो फैटी डाइट में ही प्रेजेंट होगा, फैटी डाइट के थ्रू आप इंटेक भी करेंगे और फैट के थ्रू ही उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा और फैट के थ्रू ही उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा आपकी बॉडी में और फैटी सेल्स में ही आपकी बॉडी में जाके वो स्टोर भी होगा, सो दैट दे आर नोन एज द फैट सोल्यूबल विटामिन, सो दैट दे आर नोन एज द फैट सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि उनका सारा कुछ फैट में हो रहा है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट मींस कि दीज दोज विटामिन्स आर मिक्सिबल विद द वाटर, सो दैट दे आर नोन एज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये आप शॉर्ट में याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये जो चार टाइप्स के विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो जनरली उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और दूसरे को बोला गया है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब कि मल्टीपल वेरिएंट उसमें पाए जाएंगे बी कैटेगरी के, और नॉन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वो विटामिन सी है और दूसरा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। इनके अभी केमिकल नेम भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे याद रखना क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हेमोपोएटिक या हेमेटोपोएटिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरे वाले को बोलते हैं एनर्जी रिलीजिंग बी कॉम्प्लेक्स। मतलब हेमोपोएटिक बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वैसा बी विटामिन जो कि ब्लड के सेल्स के फॉर्मेशन में, चाहे एरिथ्रोपोइसिस में हो या हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हो, उसमें पार्टिसिपेट करे, उसको हम लोग बोलते हैं हेमोपोएटिक बी कॉम्प्लेक्स। और वैसा बी कॉम्प्लेक्स जो एनर्जी प्रोवाइड कराता हो ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए या सेल के अनदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिलीजिंग बी कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से जब शुरू में विटामिन बी का इन्वेंशन हुआ था तो उस समय जो है B1 से लेके B12 तक, B1, B2, B3, 4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 एंड B12, यानी कि पूरा सीरियल नंबर से जो था 12 विटामिन की इन्वेंशन हुई शुरू में। लेकिन लेटर ऑन जो साइंटिस्ट थे, फंक जो थे या और भी जो साइंटिस्ट थे उनके ग्रुप में, उनको रियलाइज हुआ कि ये जो कुछ विटामिन जो बीच में हैं बी कॉम्प्लेक्स वाले, वो किसी और विटामिन के साथ भी मिक्स होकर कुछ और फॉर्मेशन किए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये वहां भी काउंट हो रहे हैं और ये यहां भी काउंट हो रहे हैं। तो उनमें से जो बीच से कुछ विटामिन थे उनको हटा दिया गया क्योंकि उनकी सेम प्रॉपर्टीज किसी अनदर पहले वाले विटामिन में मिल रही थी। तो इसलिए उनके बीच से जो है 4 विटामिन को रिमूव कर दिया गया, विटामिन 4 को, विटामिन 8 को, 10 को और 11 को, 4 विटामिन को हटा दिया। तो रेस्ट ऑफ बच कौन से गए बी कॉम्प्लेक्स में? बी कॉम्प्लेक्स में बच गया विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6 और B7। ये कितने हो गए? एनर्जी रिलीजिंग में 6 विटामिन हो गए। और B7 तक मैंने बताया, B8 नहीं है, ठीक है, B9, 10 और 11 भी नहीं है और B12, यानी कि यहां पर 8 विटामिन बच गए और 4 को जो था वो हटा दिया गया। 4 में से कौन कौन सा? एक तो विटामिन 4 को हटा दिया गया, 8 को हटा दिया गया, 10 और 11 इनको हटा दिया गया क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं और से मिल रही थी इनमें से ही। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है? 8 विटामिन है, 8 विटामिन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चंस ऐसा भी पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन जो है वो हेमोपोएटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें 2 विटामिन है, विटामिन B9 और विटामिन B12। और रेस्ट ऑफ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B7 जो है वो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। क्लियर हुआ आपको? इसका क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ? होप सो किया हुआ होगा। अब इनके जो है
आप केमिकल नेम जो है वो याद रखना, क्योंकि केमिकल नेम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विटामिन के नाम याद रखना। अब B1 ये इजी है, बहुत इजी है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। B1 को बोलते हैं थियामाइन। मैं जरा इनको मिटा देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा पढ़ने में। देखिए विटामिन B1 को बोलते हैं थियामाइन, B2 को रेबिफ्लाविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B4 है नहीं, B5 को पैंटोथेनिक एसिड, B6 को पैराडॉक्सिन एंड B7 को बोलते हैं बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड एंड B12 को साइनोकोबालामिन। बहुत इजी है, नाम याद करना, इजीली याद हो जाएगा। 1 2 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, थायमिन, रेबिफ्लाविन, नियासिन, B5 पैंटोथेनिक, B6 पैरोडॉक्सिन एंड B7 बायोटिन। B9 जो है 8 है नहीं, B9 जो है दैट इज द फॉलिक एसिड एंड B12 जो है वो साइनोकोबालामिन। अब एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया था, एनसीएल में पूछा था, मुझे अभी भी याद है क्वेश्चन, कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, और वहां पर ऑप्शन दिया था साइनोकोबालामाइन भी और कोबालामाइन भी ऑप्शन दिया था। क्या दिया था? कोबालामाइन भी दिया था, दोनों ऑप्शन दिया था। बहुत से स्टूडेंटों ने कोबालामाइन टिक किया था और बहुत से ने साइनोकोबालामाइन। काउंसिल ने जो करेक्ट आंसर कर दिया वो कोबालामाइन को कर दिया, और जबकि B12 का केमिकल नेम अगर केमिस्ट्री में पूछा जाए तो साइनोकोबालामाइन ही है। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट बार कहीं एग्जाम देने जाए तो बड़ा ये सतर्कता आपको बरतनी होगी। हालांकि वो आंसर बिल्कुल सरासर गलत है, मैं अभी भी उसको डिनाई करता हूं कि वो आंसर सही नहीं है, लेकिन अब काउंसिल ने माना, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, जबकि बुक्स में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के बुक्स में लिखा हुआ है साइनोकोबालामाइन। तो अगली बार जाए तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो कोबालामाइन ही टिक कीजिएगा, क्या पता फिर से काउंसिल वही कर दे। अगर केवल साइनोकोबालामाइन लिखा हुआ है तो आप साइनोकोबालामाइन को ही टिक करेंगे, इट इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन पे। मैंने क्या बताया कि फैट सॉल्युबल, अच्छा हाँ, वाटर सॉल्युबल में इनके केमिकल नेम आपको पता होगा। जो विटामिन सी है सर, इसका भी केमिकल नेम आप याद रखना, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो है दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है सर इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। पूरे कोरोना काल में इसी एस्कॉर्बिक एसिड का तो मारा मारी रहा। विटामिन सी के टैबलेट नहीं मिल रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक दिन में इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ जाती है। खैर गो अवे, इन सभी विटामिन के बारे में डिटेल में हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके भी सबके बारे में पढ़ेंगे कि सबका स्ट्रक्चर क्या है, कितना रोज डाइटरी इंटेक करना चाहिए, इनके फंक्शंस क्या हैं, बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा तो क्या होगा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन आपको क्लियर हुआ। देन नाउ इज दैट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है सर, ये 4 पार्ट में है, विटामिन ए, डी एंड के। थोड़ा सा इनका केमिकल नेम बताऊंगा, उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को याद आ गया, वो बताना चाहूंगा। देखो बीच बीच में ना कुछ कुछ याद आता है तो आपको बताना चाहिए, वो पढ़ाई से जुड़ी बता दूंगा आपको। एक्सटर्नल मैं कोई भी बकवास की बातें नहीं करता हूँ अलग की, वो मेरी अपनी एक आदत है, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर में कुछ भी बकवास नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप जरा गौर फरमाइएगा, उर्दू बोल रहा हूँ गौर कीजिएगा आप कि यहाँ जो विटामिन की इन्वेंशन हुई है वो अल्फाबेट के सीरियल नंबर में हुआ है। जैसे विटामिन ए है, उसके बाद विटामिन बी है, उसके बाद विटामिन सी है, फिर डी है, उसके बाद ई है, तो ई के बाद एफ होना चाहिए था ना, यहाँ डायरेक्ट के आ गया। क्यों हुआ? इसको एफ क्यों नहीं बोला गया नाम? उस समय जब रिसर्च हो रहा था तो सबके दिमाग में भी यही क्या कि इसको विटामिन एफ दो, के क्यों दे रहे हो? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि उस समय जो इन्वेंशन हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, तो एक्चुअल में जो विटामिन के जो है, इसका जो फंक्शन होता है वो कोगुलेशन में होता है। किस चीज में होता है सर? कोगुलेशन में। कोगुलेशन का मतलब ब्लड को क्लॉट बनाने में, ब्लड को क्लॉट बनाने में। थोड़े दिन 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ा रहा था, ऐसे तो हेमोस्टेसिस वाले में पढ़ाया हूं, एमसीक्यूज का क्लास आपको ले रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन की डिफिशियंसी से पीटी एलिवेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका रोल क्लॉटिंग मैकेनिज्म में होता है। तो विटामिन के उस समय जब इन्वेंशन किया गया, एफ ना नाम देके के क्यों नाम पड़ा, उसके बिहाइंड जो लॉजिक है, क्योंकि इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन। और कोगुलेशन को ये तो हम लोग नॉर्मल यूएस लैंग्वेज में लिखते हैं, अगर इसको आप ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में लिखें तो इसको कैसे लिखा जाएगा पता है आपको? कोऑगुलेशन।
कोआगुलेशन, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो कोआगुलेशन का जो फर्स्ट लेटर हुआ के, इस के को उठाया गया, इसीलिए इसको नाम पड़ गया विटामिन के। है ना बड़ा फनी इसकी स्टोरी विटामिन के की, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होप्स आपको याद हुआ होगा स्टोरी, याद रखना है, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं समझा रहा था आपको। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि ये चारों जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनके केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ये याद रखना। सबसे फर्स्ट वन में हमारा कौन सा है सर, विटामिन ए है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोइड्स। क्या नाम है, रेटिनोइड्स। अब यहां पर जरा आप ध्यान दीजिए, बहुत जगह आपने नाम देखा होगा और सुना होगा कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या नाम आपने सुना होगा सर, रेटिनॉल सुना होगा, रेटिनॉल, ठीक है, ये आपने सुना होगा, जबकि ये गलत है। एक्चुअल में विटामिन में जो होते हैं एक और वर्ड होता है, एक तो होता है विटामिन, एक होता है विटामर्स। क्या उसको बोलते हैं, विटामर्स बोलते हैं, विटामर्स। क्या होता है सर, विटामर्स। विटामर्स का मतलब क्या होता है, विटामर्स वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि केमिकली विटामिन के सिमिलर होते हैं और क्वांटिटेटिवली भी विटामिन के सिमिलर होते हैं। मतलब विटामर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि केमिकल स्ट्रक्चर में देखो तो विटामिन जैसा ही होगा, और उनकी क्वांटिटी चेक करो तो वैसा ही विटामिन जैसा ही होंगे, और उनके फंक्शन भी जो है वो विटामिन के जैसा ही सिमिलर ही होगा। लेकिन वो होते कौन है, विटामर्स होते, वो विटामिन नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो विटामिन ए है उसके 3 विटामर्स होते हैं, 3 जो है इसके और वेरिएंट्स पाए जाते हैं, और उनमें 3 वेरिएंट्स कौन सा है, रेटिनोल है, रेटिनल है और रेटिनोइक एसिड है। ये तो खैर इंडिविजुअली आगे विटामिन ए पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। तो रेटिनोल जो है इट इज अ वेरिएंट, इट इज अ विटामर्स ऑफ द विटामिन ए, बट विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो रेटिनोइड्स है। इसको आप याद रखना। अगर ऑप्शन में रेटिनोइड्स दिया रहेगा तो रेटिनोइड से टिक करना, नहीं दिया रहा अगर रेटिनोल ही केवल दिया रहा है तब इसको टिक करना। क्लियर है। सेकेंड वन जो हमारा विटामिन है, सॉरी, सेकेंड विटामिन जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी के भी 2 फॉर्म होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन डी के केमिकल नेम्स जो होता है वो होता है कोल कैल्सिफेरोल। क्या होता है, कोल कैल्सिफेरोल, ठीक है सर। देन विटामिन नेक्स्ट वन जो है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। क्या नाम है, टोकोफेरोल, याद रखना इनके केमिकल नेम। एंड फोर्थ वन जो है वो है विटामिन के, और विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलो, PHYLLOQUINONE, ये है इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। ये इनके चारों के केमिकल नेम है, और ये केमिकल नेम आप याद रखना। इट वॉज ऑल अबाउट द विटामिन के डेफिनेशन, विटामिन की इंट्रोडक्शन, विटामिन की हिस्ट्री, विटामिन के प्रॉपर्टीज ओवरऑल हमने जाना, एंड इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन। बहुत सारी चीजें हमने विटामिन के बारे में सीख ली। अब जरा जो है मैं जनरल कंसिडरेशन विटामिन की क्या होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। उसमें सबसे फर्स्ट वन आता है फैट सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि 2 पार्ट में बांटा गया इसको, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं बच्चे, उनको 4 विटामिन पार्टिसिपेट होते हैं, थोड़ी देर पहले ही जाना, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये 4 प्रकार के विटामिन जो हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर के शुरू में भी इस बात को बताया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होगा वो हमें कहां से मिलेगा, फैटी डाइट से ही हमें मिलेगा। वो सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन फैटी डाइट में प्रेजेंट भी होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन भी होगा वो फैट से साथ ही होगा, और उनका बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन भी जो होगा वो फैट के साथ ही होगा, फैट के साथ एसोसिएट करके ही जो है वो हमारी बॉडी में पहुंचेंगे। ये पॉइंट्स आपको फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में याद रखना है हमेशा, इसलिए उसको फैट सोल्यूबल विटामिन बोल रहे हैं। एज वेल एज जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो फैट में तो सोल्यूबल होंगे ही, सबसे पहले इसके बारे में मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि वो फैट में सोल्यूबल होंगे ही, साथ साथ जो है ऑयल्स में भी सोल्यूबल होता है, जो तेल होता है उसमें भी सोल्यूबल होता है, एज वेल एज फैट सॉल्वेंट्स जो होते हैं जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, ये सभी क्या है, फैट सॉल्वेंट है। तो फैट सॉल्वेंट में भी जो है फैट सोल्यूबल विटामिन
सॉल्यूबल होगा। कई मरतबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फैट सॉल्यूबल विटामिन फैट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा केमिकल जिसमें फैट भी डिजोल्व हो जाता है। फैट सॉल्वेंट के नाम भी कभी कभी पूछता है, तो आप याद रखना फैट सॉल्वेंट कौन कौन से है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सभी जो है फैट सॉल्वेंट। मैंने इसको बताया था आपको फैट के क्लास में जब लिपिड पढ़ा रहा था उसमें, या फिर आपको मैं लिपिड प्रोफाइल पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था, लिपिड प्रोफाइल वाले क्लास में इसको बताया था। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो फैट में तो सोल्यूबल होते ही हैं, ऑयल्स में भी सोल्यूबल होते हैं और फैट सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होते हैं। और ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारे विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इसलिए वो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो जो है हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। कहां कहां स्टोर हो सकता है, हमारे लीवर में स्टोर होता है एज वेल एज एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। लेक्चर के शुरू में बताया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैटी डाइट से आपको मिलेंगे भी, फैट से ही एब्जॉर्प्शन भी होगा, फैट के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, और एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यू में ही जाके वो स्टोर भी होता है आपकी बॉडी में। तो दो जगह हमारी बॉडी में, एक लिवर में एक एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है फैट सोल्यूबल विटामिन का। अब क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है तो इसलिए अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में अगर इनको आप इनटेक करेंगे, ध्यान से सुनिए, उससे पहले आप एक बात और जान लीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ये स्टोर होता है इसलिए जो है ये रेडियली यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन है, इसलिए जो है फैट सोल्यूबल विटामिन चारों के चारों ए डी ई एंड के, ये चारों के चारों विटामिन जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। अब क्योंकि स्टोर भी हो रहा है और एक्सक्रीट भी आउट भी नहीं हो रहा है, तो स्टोरेज भी लगातार, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आप इनटेक कर रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन को और एक्सक्रीट होना ही नहीं है, जितना कंजम्पशन है, जितना यूटिलाइजेशन उतना केवल यूज होगा, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में ह्यूज अमाउंट में जो है फैट सोल्यूबल विटामिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और जिसके कारण आपकी बॉडी में जो है वो टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इफेक्ट्स लीड होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन सा विटामिन जो है वो टॉक्सिसिटी लीड्स करता है हमारी बॉडी में, तो है फैट सोल्यूबल विटामिन। और स्पेशली फैट सोल्यूबल में भी ए और डी जो है ये दोनों ज्यादा टॉक्सिक लीड करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दे कांट बी एक्सक्रीट आउट थ्रू आउट द यूरिन and they radially store in your liver and adipose tissue, so that in case of intake of excessive amount of fat soluble vitamin, they leads to the accumulation in your fatty tissue and liver, and finally they leads to the toxic effect and toxicity in your body. Clear है about ये पॉइंट? क्लियर है आपको? तो these are the general points फॉर द फैट सोल्यूबल विटामिन। अब दूसरी बात जो है हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में जान लेते हैं। जनरली मैंने बताया था कि वो फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, ये जो होते हैं वो हेटेरोजेनस ग्रुप के होते हैं, मतलब एक ही ग्रुप के ये नहीं होते हैं, कोई अमाइन ग्रुप का है, कोई किसी और ग्रुप का है, किसी और ग्रुप का है, एक ही ग्रुप के जो है ये कोई भी वाटर सोल्यूबल विटामिन एक ग्रुप के नहीं है। और एक ग्रुप के नहीं होने के कारण जो है ये सब के सब जो है केमिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। केवल इनकी सिमिलैरिटीज इतनी ही है, ध्यान से सुनिए, केवल इनकी सिमिलैरिटीज इतनी ही, बहुत फनी बात है कि केवल इनकी सिमिलैरिटी या कॉमन कैरेक्टर्स यही है कि वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, बस ये इतनी ही इनकी समानता है, और इनकी कोई समानता नहीं, सबके सब हेटेरोजेनस ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप के होंगे, केवल ये वाटर में सॉल्यूबल होंगे। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो मोस्ट ऑफ विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, एंड दे कैन इजिली एक्सक्रेटेड बाय योर यूरिन, ये इजिली जो है यूरिन के थ्रू क्या है एक्सक्रेट आउट होता है और हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, और स्टोर नहीं होता है सो दैट इसी कारण जो है ये आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। जबकि फैट सोल्यूबल स्टोर हो रहा था इसलिए आपको टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। ये बात आपको क्लियर हुआ है विटामिन? अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है लार्ज क्वांटिटी में, तो अगर स्टोर नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में और निरंतर यूटिलाइजेशन यूज भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इसकी कंटिन्यूअस सप्लाई आपको बॉडी को देनी होगी, क्योंकि स्टोर हो ही नहीं रहा, जो खा रहे यूज हो रहा है और निकल रहा है। तो इसीलिए जो है ये विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन को कंटिन्यूअस जो है आपकी बॉडी को डाइट के थ्रू सप्लाई देनी पड़ती है इनकी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए।
एक्सेप्ट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 जो है कुछ अमाउंट में आपके बॉडी में स्टोर होता है, और स्टोर होने के कारण ही जो है ये आपके हेमोपोएटिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पाता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स के एरिथ्रोपोइसिस होने में हेल्प कर पाता है, और रेस्ट ऑफ जो है ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इसी यही रीजंस है कि इनकी कंटिन्यूअस मेंटेन करने के लिए, इनके रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस डाइट सप्लाई आपको देना पड़ता है वाटर सोल्यूबल विटामिन का। आपने कभी ऐसा बहुत रेयर केस में सुना होगा कि उस पेशेंट को विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी। हमेशा क्या, किसी भी पेशेंट को अगर एनीमिया हो जाता है, बार बार किसी हर एक पेशेंट को एनीमिया आपने देख रहा होगा, कोई भी डिजीज हुआ उसको एनीमिया हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इसकी स्टोरेज फॉर्म नहीं हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और यूटिलाइजेशन है कंटिन्यूअस। तो किसी को भी अगर कोई भी डिजीज होता है तो प्रिफरेबली डॉक्टर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देता है, बायोटिन दे देता है, नियासिन दे देता है, फोलिक एसिड दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि इनकी यूटिलाइजेशन पर डे ज्यादा है और एक्सक्रीशन भी है कंटिन्यू, तो इस कंडीशन में वाटर सोल्यूबल विटामिन की सप्लाई देनी पड़ जाती है डॉक्टर्स को। क्लियर हुआ इतना? होप सो आपको विटामिन के बारे में समझ में आया होगा। बहुत सारे टॉपिक्स के विटामिन है क्या, कैसे इसकी खोज हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में मुख्य पॉइंट्स फैक्ट्स क्या क्या हैं, देन इसकी क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, इसके केमिकल नेम्स कौन कौन से हैं, और दोनों फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कैसे कैसे इनको हम लोग प्रोपर्टाइज करते हैं। नेक्स्ट वन विटामर्स, जो कि थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि विटामर्स जो हैं वो सब्सटेंस होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कि वो केमिकली भी सिमिलर होंगे और क्वांटिटेटिवली भी सिमिलर होंगे विटामिन के, जो विटामिन की एक्टिविटी के सिमिलर होंगे, उससे हम लोग विटामर्स कहेंगे। थोड़ी देर पहले ही हमने जान लिया था। तो ये सारा जो था, इतने सारे टॉपिक्स हमने आज पढ़ लिया आज के टॉपिक्स में। अब हमारा जो बच गया विटामिन में वो इंडिविजुअल विटामिन बच गए। इसके बाद का जो हम लोग क्लास करेंगे, आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे की जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, फिर विटामिन डी के, फिर ई के, देन के, उसके बाद फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे। सबको फिर इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है? तो होप सो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।